हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आज की तारीख है 25 सितंबर, जहां पर कल यानी संडे और आज यानी मंडे, इन दोनों दिनों के करंट अफेयर्स को आपके सामने यहाँ पर लेके आए हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कई बार हम हैप्पीनेस को लेकर ना कंफ्यूज रहते हैं। हमें लगता है अगर हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे हम बहुत खुश हो जाएंगे। जबकि सच ये है कि हैप्पीनेस और सक्सेस का कोई लिंक नहीं है, हम बना देते हैं। हैप्पीनेस आप बिना कुछ करे भी हो सकते हो। तो हैप्पीनेस के लिए कोई पैसे नहीं लगते, और जब आप हैप्पी होते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपकी मर्जी तो चलती है, लेकिन दुनिया में उस ऊपर वाले की मर्जी ज़्यादा चलती है। इसीलिए अपना कर्म करें, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, लेकिन मर्जी उसी की चलेगी। आपको बस अपना कर्म करना है। जैसे कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया है तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि कैसे इस चैनल को 1 मिलियन फिर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा देंगे। बाकी उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज 3 बड़ी खबरें हैं। पहला, मन की बात। मन की बात का 105th एपिसोड जो है उसे कल ब्रॉडकास्ट किया गया, जहां पर कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, बड़े इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स पे बात की गई। चाहे वो भारत में पहली बार G20 समिट की हो बात, चाहे चंद्रयान लैंडिंग की बात की गई हो, या फिर इंडिया के जो 2 साइट्स हैं होयसला टेम्पल्स और जो शांति निकेतन, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया, उसके बारे में बातचीत की गई। फिर दोस्तों, मोदी जी ने कल के दिन 9 वंदे भारत ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें पहली बार एक ऑरेंज कलर की वंदे भारत ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ किया गया है, और ऐसी 9 और ट्रेन आने वाले कुछ महीनों में फ्लैग ऑफ की जाएंगी। कई और तब्दीलियां की गई हैं, कई और चेंजेस किए गए हैं उस वंदे भारत ट्रेन के अंदर। इनफैक्ट चाहे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट हो, चाहे आपका मुंह धोने का, या फिर जो आपका जहां पर आप मुंह धोते हैं उसका पॉइंट हो, कई सारी चीज़ों को चेंज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया और यूएस ने शुरू किया है युद्ध अभ्यास, जिसके लिए इंडियन कंटिंजेंट पहुंचा है अलास्का इन द कंट्री ऑफ द यूएसए। आते हैं हमारे होमवर्क पे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है मोबाइल वन प्रोग्राम जो कि प्रमोट करता है नेचुरल फार्मिंग को? आंसर है उसका हिमाचल। कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है गृह आधार एंड छवत ए बाजार इनिशिएटिव? उसका जवाब रहेगा गोवा। As per the recent research, exposure to which element was linked to 5.5 million cardiovascular diseases deaths globally in 2019? आंसर है उसका लेड। कौन सा भारतीय राज्य है जिसने लॉन्च किया है फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर तमिलनाडु? आंसर है उसका तेलंगाना। कौन सा भारतीय स्टेट है जिसने लॉन्च किया है फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम स्कूल में, सॉरी, कौन से इंस्टीट्यूशन जिसने स्पेशल अवार्ड लॉन्च किए हैं फॉर आर्टिस्ट जिनकी उम्र 75 से ज़्यादा है, जिनको अभी तक कोई सम्मान, बड़ा ना राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है? उसका आंसर है संगीत नाटक अकादमी, उन्होंने उस सम्मान को आपका जारी किया है। आते हैं आज के पहले स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट? स्टेटमेंट 1, इंडिया वॉज एट द 85th स्पॉट प्रीवियस ईयर रैंकिंग्स में। ये जो इंडेक्स है, उसका जो रैंकिंग इंडेक्स का नाम है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट। इसे इशू करता है यूएसए का फ्रेज इंस्टीट्यूट, और इसे रिलीज किया इंडिया में इन कोलैबोरेशन विद न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यूएसए नंबर 1 पे है, और इंडिया चाइना से हायर रैंक पे है, जहां पर चाइना की रैंक आपकी 110th है। आंसर देखिए दिया हुआ है जानबूझ के मैंने, बिकॉज ये सवाल टिपिकल था। इसका आंसर मैंने दे दिया ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब है सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके गलत हैं। गलत क्यों है? बिकॉज रैंकिंग ये थी 2000, ये रैंकिंग अब नहीं है। अब रैंकिंग क्या है? 86th है, नंबर 1। नंबर 2, यूएसए का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये आपका कहाँ का है? कनाडा का है। नंबर 3, ये थिंक टैंक जो है, हाँ, नंबर 3 यूएसए ने टॉप नहीं किया है। किसने टॉप किया है? सिंगापुर ने आपका टॉप किया है। और आखिरी जो है 110th पोजीशन नहीं है आपकी, 111th पोजीशन पर है चाइना आपका, और चाइना की रैंकिंग हमसे बेकार है। द साइंटिस्ट स्वाति नायक को दिया गया है नॉर्मन ई बर्डलॉ फील्ड अवार्ड 2023 का। इनमें से इस न्यूज़ के मुतल्लक, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट 1, ये उड़ीसा से हेल करती हैं। स्टेटमेंट 2, नॉर्मन ई बर्डलॉ नोबेल लॉरिएट एंड लीडर थे ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। ये साइंटिस्ट हैं इन द नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इस अवार्ड को कहा जाता है द नोबेल प्राइज फॉर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। वेल, आंसर यहाँ पर रहेगा ANC सही है। बी की बात करें तो ये फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति के फादर हैं, और आर्ट्स एंड कल्चर के नहीं,
फूड और एग्रीकल्चर का इसे नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, जिसका नाम है दी नॉर्मन बर्लो फील्ड अवार्ड। और ये स्वाति नायक को अभी हाल ही में आपका दोस्तों जो है वो दिया गया है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असोम अभियान इनमें से कौन से राज्य में शुरू हुआ है? जैसे ही नाम आपका असोम का आया, आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। आंसर रहेगा उसका असम। असम में उस योजना को आपका दोस्तों जो है वो शुरू किया गया है, तो जवाब है उसका ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन इनमें से किस कंट्री में हेडक्वार्टर्ड है? आंसर है उसका फ्रांस में। अभी न्यूज़ में है बिकॉज इंडिया के नेशनल मेडिकल कमीशन को इसने 10 साल के लिए सर्टिफिकेशन दिया है, जिससे कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाहर जाकर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। मिस सरोजा वैद्यनाथन का देहांत हुआ है, वो इनमें से किस डांस फॉर्म में एक्सपोनेंट थी? कथकली, कथक, भरतनाट्यम या ओडिसी? जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भरतनाट्यम। अब आते हैं आज की करंट अफेयर्स पे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिवीजन कर रहे होंगे और अब शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर दोस्तों है मन की बात से। मन की बात कल मोदी जी ने की है और उनका 105वां 105th एपिसोड जो है उसको उन्होंने एड्रेस किया। इसमें कई बातों पर बात की गई। पहले तो उन्होंने बात किया चंद्रयान 3 के बारे में, फिर G20 समिट के बारे में, साथ ही उन्होंने मेंशन किया कि जो लैंडिंग थी उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को मेंशन किया कि अफ्रीकन यूनियन अब G20 का एक परमानेंट मेंबर है और कैसे इंडिया ने उसमें एक हेल्प किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिससे एक नया सप्लाई चेन बनेगा और इंडिया अपने ट्रेड को और बेहतर कर पाएगा। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के साथ खास तौर पे जो भारत का फॉरेन ट्रेड है वो $40 बिलियन से ज़्यादा का ग्रोथ उसमें जो है वो आपका देखा जाएगा। इसकी चर्चा भी की। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि G20 के दौरान इंडिया में करीब 1 लाख फॉरेन डेलीगेट्स आए थे उस समिट के दौरान। और उन्होंने मेंशन किया शांति निकेतन और होयसला टेम्पल्स के बारे में कि कैसे शांति निकेतन को दिया गया 41st हेरिटेज साइट का स्टेटस और कैसे होयसला टेम्पल्स को दिया गया 42nd हेरिटेज साइट का स्टेटस। और शांति निकेतन आपका वेस्ट बंगाल में है और होयसला टेम्पल जो 3 हैं आपके वो कर्नाटका में है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इन पे सवाल 100% एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया एक जर्मन सिंगर का। पहली बात मैंने सुना जब, तो उन्होंने पहले एक गाना सुनाया कि सुनिए आप लोग, और फिर बोला कि आप गेस कर सकते हैं ये बच्ची जो है वो भारत की नहीं है, ये जर्मनी की है। जी, जर्मनी की एक बच्ची हैं जो देख नहीं सकती हैं। उनका नाम है कैसेंड्रा माय स्पिटमन। उनका एक गाना सुना है। इनफैक्ट वो कई भारतीय भाषाओं में गाना गा सकती हैं, कई भाषाओं में, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, और सिर्फ 21 साल की हैं। उनका एक गाना है, उनके 2 सॉन्ग्स हैं। एक तो है जगत जाना पलम, ठीक है, इस सॉन्ग को खास तौर पर उन्होंने फोकस किया, जो कि एक संस्कृत श्लोक डेडिकेट किया गया टू हिंदू गॉड लॉर्ड विष्णु, और एक कन्नड़ा सॉन्ग जो है वो भी उन्होंने गाया। इसके अलावा उन्होंने इस बच्ची का भी जिक्र किया। इनका नाम दोस्तों जो है वो है आकर्षणा सतीश और ये 7th ग्रेड की स्टूडेंट हैं फ्रॉम हैदराबाद, और इन्होंने एक लाइब्रेरीज का इनिशिएटिव शुरू किया हैदराबाद के अंदर, तो इनका नाम भी उन्होंने मेंशन किया। इसके अलावा उन्होंने घोड़ा लाइब्रेरी का मेंशन किया है। घोड़ा लाइब्रेरी पिछले कुछ महीनों से नैनीताल उत्तराखंड में चल रही है। नैनीताल उत्तराखंड या उत्तराखंड इन जनरल काफ़ी प्रताड़ित है इन टर्म्स ऑफ लैंडस्लाइड, इन टर्म्स ऑफ ऑल द नेचुरल कैलामिटीज़, जिस वजह से वहाँ पर एक घोड़े के माध्यम से उस पर टांग कर अलग अलग बुक्स को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है और वहाँ पर जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ से बुक्स निकाल कर वो पढ़ सकते हैं। तो उस इनिशिएटिव के इसके अलावा एक कोबरा टीम है जो कि अजमेर राजस्थान में बेस्ड है, और ये का जिम्मा है जो वेनेमस स्नेक्स है उनको मरने से बचाना, उनको प्रिजर्व करना। देखिए वो डेंजर तो हैं लेकिन है तो वो भी इस धरती के एक अंश, तो कैसे उनको सेव करें उसके लिए सुखदेव भट्ट का नाम लेते हुए उन्होंने कोबरा टीम का मेंशन भी यहाँ पर किया। दोस्तों सवाल बनेंगे आपसे, सिंगर सवाल बनेगा घोड़ा लाइब्रेरी कहाँ शुरू हुई है, नैनीताल में शुरू हुई है। इसके अलावा उन्होंने प्रेस किया चेन्नई बेस्ड एम राजेंद्र प्रसाद को। ये एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और वो अपने घर में पिजन्स को जो है उनका टेक केयर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूपी के लोग का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि यूपी में गंगा की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, सोत ट्रिब्यूटरी, उसके बारे में मेंशन किया कि कैसे ट्रिब्यूटरी को इन लोगों ने रिस्टोर किया है कई ग्राम पंचायत ने, और ये देश के लिए एक एग्जाम्पल है कैसे हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं। फिर दोस्तों इसी दिन उन्होंने 9 वंदे भारत ट्रेन्स को जो है उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। इन ट्रेन्स में एक ट्रेन आपकी जो है वो इंडिया की पहली ऑरेंज कलर की वंदे भारत ट्रेन है जो कि चली है आपकी कसारगौड़ से तिरुवनंतपुरम तक। आने वाले महीनों में 9 ऐसी और ट्रेन्स को ऑरेंज ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ आपका किया जाएगा।
जैसा मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, कई नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला फीचर है सीट रिक्लाइनिंग का। पहले उसका डिग्री था 17.31 जो कि बढ़ाकर कर दिया गया है 19.37 डिग्री, ताकि और आराम से आप मस्त लेट सकते हैं। दूसरा, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी गई है। तीसरा, इंक्रीज किया गया है वॉश बेसिन डेप्थ का, जिससे स्प्लैशिंग ऑफ वाटर आपका नहीं होगा। और लाइटनिंग टॉयलेट्स में आपका 1.5 वॉट से बढ़ाकर 2.5 वॉट कर दिया गया है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सर ये आते हैं सवाल? बिल्कुल आते हैं। अगर आप कभी आंसर राइटिंग लिखोगे मेंस के पेपर में, तो आपको जानना पड़ेगा वंदे भारत के बारे में कि कैसे वो चेंज करे इंडिया का ट्रेन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उनमें इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवेज में बदलाव क्या आया, तो आप इनका कोट कर सकते हैं। इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसका कोई मतलब है, वो समझिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं माइंड मैप पे। तो अगर हम बात करें वंदे भारत का, तो वंदे भारत इंडिया की खुद की डिज़ाइन की गई, मैन्युफैक्चर की गई एक सेल्फ प्रोपेल ट्रेन है। नंबर 2, इसे बना पहली वंदे भारत ट्रेन बनी थी आपकी आईसीएफ में, चेन्नई में। तीसरा, इसकी मैक्सिमम स्पीड है आपकी, अगर ट्रेन रूट सही है तो 160 किलोमीटर पर आवर। चौथा, पहली वंदे भारत ट्रेन जो है उसे फ्लैग ऑफ किया था मोदी जी ने 2019 में, जो कि कानपुर इलाहाबाद वाराणसी की ट्रेन थी। न्यू दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी की ट्रेन थी, न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए। और इसकी हाई स्पीड हो सकती है बिकॉज इसका जो जर्नी टाइम, उसकी हाई स्पीड की वजह से जर्नी टाइम में जो टाइम पर रिडक्शन है वो 25 से 45% तक हो जाता है। और आखिरी में 9 ट्रेन जो हैं वो एक फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी 11 स्टेट्स में, जिनमें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला और झारखंड, गुजरात आते हैं। तो 11 स्टेट्स में इन 9 ट्रेनों को आपको चलाया जाएगा। इन ट्रेनों की वजह से जो डिस्टेंस है आपका बिटवीन द सिटीज़ एंड लोकेशंस, वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा। तो माइंड मैप भी आप यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, इससे बड़ी खबर ये है एग्जाम के हिसाब से, इंडियन स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव आपका आयोजित किया जाएगा इंदौर में। इंदौर में कल मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने 99 रन से हराया है ऑस्ट्रेलिया को, और अब वो वर्ल्ड नंबर 1 के तौर पर वर्ल्ड कप में जाएगी, कंफर्म हो गया है। दोस्तों, इंदौर को हम मिनी मुंबई भी कहते हैं और पिछले लगातार कई सालों से इंडिया की सबसे साफ सुथरी शहर है। तो वहाँ पर इंडियन स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव किया गया, बनता भी है, और ये 26-27 सितंबर को किया जाएगा। इसका होस्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और लोकेशन है आपका ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर एमपी में। चौथा एडिशन भी इसी मौके पे होगा 27 तारीख को। उस दिन इंडियन स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स दिए जाएंगे, और ये अवार्ड्स आपके 2018 से दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। इसमें अगर और हम समझें तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो था वो आपका शुरू हुआ था 2015 में, और इसका मेन मकसद था कैसे हम शहरों को सस्टेनेबल बनाएं एनवायरनमेंट के हिसाब से, और कैसे जो क्वालिटी लाइफ है वो उसको बेटर करें। कुल मिलाकर 6000 प्रोजेक्ट्स आपके इसमें थे, और करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए जो हैं उतने अमाउंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, और ये इस साल 30 जून को कंप्लीट होने वाला था। अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जब कभी स्मार्ट सिटी की बात होती है तो जहां स्मार्ट सिटी बनाई गई है, करीब 100 ऐसे शहर हैं, वहां पर एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनता है, जो कि उस सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी के जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। अब इस बार जो अवार्ड्स आपके हैं वो 10 डिफरेंट थीम्स पे हैं। इनोवेशन अवार्ड्स जो हैं आपके 2 डिफरेंट थीम्स पे, सिटी अवार्ड्स आपके 2 थीम्स पे हैं, नेशनल, जोनल, स्टेट अवार्ड्स और यूटी अवार्ड्स और पार्टनर अवार्ड्स भी इस बार दिए जाएंगे। टोटल आपके प्रोजेक्ट अवार्ड 10 थीम पे हैं, इनोवेशन अवार्ड 2 थीम पे हैं, सिटी अवार्ड्स की 2 थीम है, नेशनल, जोनल, स्टेट अवार्ड्स, यूटी अवार्ड्स अलग से हैं, और पार्टनर अवार्ड्स भी यहाँ पर अलग से दिए जाएंगे। और ये इसके दोस्तों प्रिंसिपल्स हैं, जो कि आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे हम सिटीजन्स को बेहतर को फोकस करें, कैसे हम कम चीज़ों से बेहतर रिजल्ट निकालें, कैसे स्टेट्स के बीच समन्वय बने, कैसे इनोवेशन लाएं, कैसे हम सस्टेनेबिलिटी लाएं, कैसे हम आइडियाज़ को कन्वर्ज करके अपने प्लान करें। तो इसको आप स्किप कर सकते हो अगेन, क्योंकि फ्रेंडली प्रिंसिपल्स है, बाकी चीज़ें आप चाहो तो याद कर सकते हो। तो 2015 में आपका शुरू हुआ था, और इसका कॉन्क्लेव अभी इंदौर में होना है, और इंदौर में चौथे जो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स हैं उनको भी दिया जाएगा। जैसे दिया जाएगा 27 तारीख को, हम आपको वीडियो में पेश कर देंगे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। दोस्तों, इजराइल ने एक मेन बैटल टैंक अपना लॉन्च किया, जिसका नाम है मेरकवा मार्क 5, जिसका एक और नाम है आपका दैट इज बराक।
बराक या मरकवा 5 मेन टैंक को बनाया गया है। इसे बनाया है दोस्तों इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की आर्मर्ड व्हीकल डायरेक्टरेट ने अलोंग विद आईडीएफ ग्राउंड फोर्सेस ने, आर्मर्ड कॉर्प्स ने और कई कंपनी जिसमें आपका एल्बिट सिस्टम्स भी आता है। तो सवाल एक ही बनेगा यहाँ पर बेहद बेसिक सा कि मरकवा बैटल टैंक 5 या मरकवा मार्क 5 या बराक इनमें से किस कंट्री का एक मेन टैंक है, उसका आंसर क्या रहेगा, इजराइल रहेगा। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, इजराइल की ही दोस्तों अगर हम बात करें तो इजराइल का एक ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया भी मेंबर है। उस ग्रुपिंग ने अनाउंस किया है कि मिलकर वो एक स्पेस वेंचर प्लान कर रहे हैं जिससे इन चारों देशों का जो स्पेस प्रोग्राम है उनको बेनिफिट मिले। सबसे पहले तो ये किसने कहा है, ये कहा है I2U2 ने। कहाँ कहा है, न्यूयॉर्क में अभी जनरल असेंबली चल रही है यूएन की और वहाँ पर ये सब मिले और उन्होंने वहीं पर अनाउंस किया कि हम एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं मिलकर, और ये 4 देशों ने मिलकर यहाँ पर किया है। अगर हम बात करें तो ये जो 4 देश हैं ये मेंबर्स हैं आर्टेमिस अकॉर्ड के। जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं, आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली प्रोग्राम है यूएसए का, जिसके अंदर जो नेक्स्ट मून मिशन है, जो नेक्स्ट मैन टू मून है और फर्स्ट वुमन टू मून है, उसकी प्लान कर रहे हैं। और ये मिशन आपका मून से बियॉन्ड है, मतलब मार्स हो गया, अलग अलग जो प्लैनेट्स है वहां तक जाने का प्लानिंग जो है वो ये कर रहे हैं। और इसमें इंडिया को भी ऐड किया गया और ये चारों देश है उनको भी ऐड किया गया है। सस्पेंस को तोड़ते हुए चारों देश कौन कौन से हैं, इंडिया, चलो मैं दिख रहा है आपको ना, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये 4 देश हैं। I2 का मतलब है इंडिया इजराइल, U2 का मतलब है यूएसए और यूएई। ये इनिशियली आपका प्लान किया गया था कहाँ पर, इनिशियली आपका प्लान किया गया था अक्टूबर 2021 में, और इसे प्लान किया गया था जब अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया गया था। और अब्राहम अकॉर्ड जो हैं आपके वो इजराइल और यूएई के बीच साइन हुए थे। अब्राहम अकॉर्ड एक ऐसी पहल थी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जहां पर इजराइल के जो संबंध है खास तौर पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, खास तौर पे जो उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ उसका इशू रहता है रिलीजियस तौर पे, एथनिक तौर पे, उनके साथ ये एक समन्वय था। अब इंडिया का रिश्ता इजराइल से बेहतर है। अब अगर इंडिया इजराइल को बाईपास करके इन देशों से बातचीत करता, इन देशों के साथ कोऑपरेशन करता, तो हो सकता था इजराइल को दिक्कत होती। इसीलिए इंडिया ने इस ग्रुपिंग को बनाया ताकि हम इजराइल को भी लूप में लेके हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, खास तौर पे यूएई के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करेंगे। उसके लिए I2U2 ग्रुप जो है उसे बनाया गया था। अब अगर इस ग्रुप की बात करें तो इसका पहला नाम था आपका इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसे कई मायनों में वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं। अब सवाल बनता है सर क्वाड क्या होता है। क्वाड होता है आपका क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो एक अलग ग्रुपिंग है, ठीक है, जो एक तरह से जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसे कम करने के लिए है। उसमें इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज हैं, उसमें ये नहीं है। लेकिन वो जो एक इंडो पैसिफिक में एशिया पैसिफिक चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसे कम करने के लिए क्वाड का बनाया गया है। तो वो अलग कंसेप्ट पे काम करता है, ये अलग कंसेप्ट पे काम करता है। ठीक है जी, तो इसने ही अनाउंस किया है कि वो मिलकर एक जॉइंट स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 3 के लैंड होने से इंडिया का जो एक वैल्यू है इस चेन में बढ़ गया है और इसीलिए इंडिया के साथ ये इन्वॉल्वमेंट किया गया है। ओके, एशियन गेम्स का शुभारंभ हो चुका है। मैं इस पर अलग से वीडियो करूंगा जब एशियन गेम्स खत्म होंगे। एशियन गेम्स इंडिया के मुताबिक बात करें तो फर्स्ट डे ठीक ठाक गया, लेकिन उससे पहले जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और एक्सपेक्टेड था, लेकिन शॉकिंग भी था कि इंडियन कई नए एथलीट्स को स्पेशली अरुणाचल प्रदेश से उनका इशू हुआ रिगार्डिंग देयर एंट्री इनटू द गेम्स। उसी मौके पर, उसी ओपनिंग सेरेमनी पर चाइना और सीरिया जो कि एक वॉर टॉर्न कंट्री है, जहां जो वॉर से ग्रस्त है, इन दोनों देशों ने अग्रीमेंट्स किए हैं, इन दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड ने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, याद है आपको। उसी तर्ज पर चाइना और सीरिया ने जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। ये एक रिफ्लेक्शन है कि चाइना चाहता है अपने आप को, जो मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज करना। सीरिया के जो सर्वा हैं, बशर असाद का विजिट काफ़ी सिमिलर है टू द विजिट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जब पिछली बार हुआ था विंटर ओलंपिक चाइना में, उस ओपनिंग सेरेमनी में आए थे व्लादिमीर पुतिन, और अब जब हो रहे हैं आपके एशियन गेम्स तो बशर अल असाद को वहाँ पर बुलाया गया है। तो बेसिकली एक प्लॉय है चाइना का टू इन्वॉल्व दोज कंट्रीज हु आर ऑन द ब्रिंक और जो क्रिटिकल हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में। तो उसके लिए ये अग्रीमेंट चाइना और सीरिया ने अभी हाल ही में आपका किया है। अगर इसके मैप स्टडी की बात करें तो इसके एक साइड आपका जॉर्डन है,
एक साइड इराक है, एक साइड इजराइल है, एक साइड लेबनान है, साइप्रस है और फिर आपका तुर्की है। अगर हम कैपिटल करेंसी की बात करें, सीरिया कैपिटल है डेमास्कस, करेंसी है पाउंड। लेबनान कैपिटल है बेरूट, करेंसी है पाउंड। तुर्की कैपिटल अंकारा, करेंसी है लीरा। इराक की बात करें, बगदाद दिनार। जॉर्डन अम्मान दिनार और साइप्रस का निकोसिया और यूरो, ये इनकी करेंसी यहाँ पर बताई जाती है। क्लियर है सबको? साइप्रस अभी न्यूज़ में था बिकॉज इजराइल के जो सर्वे सर्वा हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो उनकी मुलाकात हुई साइप्रस के सर्वे सर्वा के साथ, और वो मिलकर जो वो एरिया है उस एरिया में एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाना चाहते हैं और उससे सप्लाई चेन इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि वो जो एरिया है उससे ट्रेड और इंक्रीज हो सके। तो उस वजह से साइप्रस अभी फिलहाल जो है वो न्यूज़ में बना हुआ था। बाकी तुर्की ने तो इंडिया को एंडोर्स किया था एज ए यूएन परमानेंट मेंबर, उसने और लोग को एंडोर्स किया, लेकिन तुर्की है जो कि पाकिस्तान काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उसने इंडिया को एंडोर्स किया एज ए यूएन परमानेंट मेंबर। ओके, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान कैसे पीछे रहेगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक ने कही है कि पॉवर्टी पाकिस्तान में पिछले फिस्कल ईयर में जो इंक्रीज हुई है वो हुई है 39.4%। मतलब करीब 12.5 मिलियन और ऐसे लोग ऐड हुए हैं इन द पॉवर्टी कंडीशन, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन टोटल 95 मिलियन, और अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो 1 मिलियन होता है 10 लाख का। आप 95 से 10 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा करीब 9.5 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक यहाँ पर दोस्तों कहता है। उसने अनवेल किया एक ड्राफ्ट पॉलिसी जहाँ उसने कहा कि ये एक डेटा उसके सामने है, और एक साल में पहले आपका 34.2% था आपका जो वहाँ पर लोग थे जो गरीब थे, जो गरीब रेखा नीचे थे, वो बढ़कर अब आपका 39.4% हो गया है, जिससे करीब 12.5 मिलियन लोग ऐड हुए हैं एंड टोटल नंबर जो है आपका दैट इज 9.5 करोड़। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों कि गरीबी रेखा कैसे बताएंगे। अगर पर डे पाकिस्तान में $3.65 से कोई कम कमाता है, कितने से? $3.65 से, उसे हम गरीबी रेखा के नीचे कहेंगे। तो इससे कम कमाने वालों की बात करें तो करीब 95 मिलियन लोग इससे कम कमाने वालों में है। ठीक है, हाँ, ओके। हाँ, यहां पर उसने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जो उसके 2 सेक्रेड काउज है, मतलब ऐसे 2 सेक्टर्स हैं जिनको टच नहीं करता, जहां पर बेतुका टैक्सेशन नहीं लगता, वहां टैक्स सबसे कम लगता है। एक एग्रीकल्चर जिसमें शुगर खास तौर पे, दूसरा आपका रियल एस्टेट। इन पे टैक्सेशन को इंक्रीज करने की बात कही है, तब जाकर ये जो गरीबी रेखा की प्रॉब्लम है, जो वहां पर इस समय इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने दिल्ली में इंडिया की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस है उसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और ऐसी 15 बसेस को आने वाले दिनों में इनॉग्रेट किया जाएगा, जो खास तौर पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा इनकी रोड्स पर आपकी चलेंगी। तो जो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पब्लिक बस है वो आपकी कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली में शुरू हुई है, और हरदीप सिंह पुरी ने उसको जो है आपका हाल ही में स्टार्ट किया है। फिर भारत के नेवल चीफ जो हैं, जिनका नाम है एडमिरल आर हरिकुमार, वो विजिट पे गए थे यूएसए, और वहाँ पर उन्होंने एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो कि है द 25th इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम, उसमें पार्टिसिपेट किया। ये सिंपोजियम को होस्ट किया यूएस नेवी और एट द यूएस नेवल वॉर कॉलेज न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में, और इसका मेन मकसद था कि जो लाइक माइंडेड नेवीज़ हैं, जिनका इंटरेस्ट हमारे साथ फिट बैठता है, उनके साथ कोलैबोरेशन करें, उनके साथ जो सहयोग है, जो कोऑपरेशन है, उसको इंक्रीज करें। तो ये सिंपोजियम आपका हुआ कहाँ पर? रोड आइलैंड में, यूएस में, और भारत के जो अध्यक्ष नेवी के वो यहाँ पर गए थे। इसमें और बातें भी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें इंडिया के अलावा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, फिजी, इजराइल, जापान, कीनिया, इटली, पेरू, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूके पहुंचे थे, और इंडिया ने यहाँ पर हिंट्स दिए हैं कि आने वाली जो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, रिम ऑफ द पैसिफिक, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट आपका कर सकता है। इस एक्सरसाइज का पूरा नाम है आपका रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज या फिर रिमपैक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज में से एक है, जिसे हर साल यूएस की नेवी का जो इंडो पैसिफिक कमांड है वो इसे करता है। तो इंडिया रिम पैसिफिक में पार्टिसिपेट कर सकता है।
अब अगर हम इंडिया और यूएसए की बात करें तो उसके जो मिलिट्री रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जून 2016 में यूएस ने इंडिया को बनाया अपना एक मेजर डिफेंस पार्टनर, जो कि मतलब था कि जो अलग-अलग एग्रीमेंट्स होंगे, जो अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इंडिया के साथ, वो इंपॉर्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इसी के बाद इंडिया ने लेमोआ साइन किया, जिसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो अलाउ करता है दो मिलिट्रीज को, इंडिया यूएस की, कि अपने बेसिस का वो इस्तेमाल करें अपने सप्लाईज को रिप्लेनिश करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए, ताकि इतना ट्रस्ट हो जाए कि जो उनकी मिलिट्री उनके शिप्स हैं या जो उनका एक रिपेयरिंग है वो इंडिया यूएस आपस में एक दूसरे के पोर्ट पर कर सकें। इसके बाद उन्होंने साइन किया था कॉमकासा, जिसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में, जो कि इंटरऑपरेबिलिटी मतलब आपसी सहयोग करता है मिलिट्रीज का, और वो जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है यूएस की वो इंडिया को वो प्रोवाइड करेगा मिलिट्री की। तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था और एक आपका बेसिस का यूसेज करने के लिए इनको भी इंडिया ने जो है वो आपका ऑलरेडी साइन किया हुआ था। हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो इसी बात पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इसी मौके पर इंडिया ने युद्ध अभ्यास, जो इंडिया यूएस का एक जॉइंट एक्सरसाइज है, जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसको भी शुरू किया है। और एक्सरसाइज आपकी अलास्का यूएसए में शुरू की गई है। इसमें टोटल ऑफ 350 इंडियन सोल्जर्स इसमें मौके पे गए हैं। और इसका पिछले एडिशन आपका पिछले साल हुआ था औली उत्तराखंड में, और अब बारी थी यूएस में होने की। एक्सरसाइज आपकी कब शुरू होगी? कल से, आज से लेकर कब तक? अक्टूबर 8 तक। इस रेजिमेंट्स में इंडिया की तरफ से गया मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, और उनकी तरफ से गए 124 इन्फेंट्री बटालियन ऑफ फर्स्ट ब्रिगेड कम्बैट टीम, जो यूएस की तरफ से इस एक्सरसाइज में गए। तो युद्ध अभ्यास हुआ, टाइगर ट्रायम्फ हुआ, ये सब कुछ इंडिया किसके साथ करता है? यूएस के साथ दोस्तों करता है। इस बार जो एक्सरसाइज का थीम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। इस थीम पर इस बार एक्सरसाइज अलास्का यूएसए में हो रही है। ऑल्टरनेट बेसिस पर इंडिया में एक बार होती है और एक बार आपकी यूएस में होती है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स और भारत का जो ड्रोन फाउंडेशन है वो को होस्ट करेंगे दी भारत ड्रोन शक्ति कॉन्फ्रेंस फॉर 2023। हिंडन गाजियाबाद में जो एयरफोर्स स्टेशन है, जो एयरफोर्स बेस है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस आपका होगा और इसमें इंडक्शन किया जाएगा C-295 को, जिसको इंडिया ने परचेज किया है आपका फ्रॉम स्पेन। वहाँ पर इसका पहला जो टुकड़ी है उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में, कार्गो सप्लाईज में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और बेसिकली जो भारत ड्रोन शक्ति कॉन्फ्रेंस है ये एक तरह का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द कमिटमेंट ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल ड्रोन हब, जो इंडिया बनना चाहता है आने वाले 5 से 6 सालों में। तो जो ये ड्रोन शक्ति कॉन्फ्रेंस है, भारत ड्रोन शक्ति कॉन्फ्रेंस जो है, ये हिंडन बेस जो है एयरफोर्स का, वहाँ पर गाजियाबाद में आपकी कराई जाएगी और यहीं पर इंडक्शन किया जाएगा ऑफ C-295 MW, जो कि एक कार्गो सर्वेलेंस इनफैक्ट इवैक्यूएशन एयरक्राफ्ट है, और उसका इंडक्शन यहाँ पर दोस्तों किया जाएगा। नेक्स्ट, फिर दोस्तों जो हमारे बीआरओ के ऐसे कर्मचारी हैं जिसे हम कर्मयोगी कहते हैं, उनका अगर डेथ हो जाता है तो उसका और इन लोगों को एक नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया है? कैजुअल पेड लेबर्स। इनके लिए और इनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। और अगर ऑन ड्यूटी पे उनकी डेथ होती है तो उनका जो एक्सपेंडिचर होता है उनका फ्यूनरल का आखिरी काम का, जो पहले 1000 रुपये था उसको बढ़ाकर अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। और जो एक्सपेंडिचर है उनको उनके मॉर्टल रिमेन्स को फ्लाई कराने का, तो उनके घर तक वो सारा खर्चा सरकार आपको उठाएगी। तो जो भी कैजुअल पेड लेबर्स हैं, जो भी पर्सनल हैं बीआरओ के, खास तौर पे वो लोग जिनकी डेथ होती है ड्यूरिंग वर्किंग, उनके लिए फ्यूनरल एक्सपेंसेस को सरकार बियर करेगी। पहले 1,000 रुपये था, 10,000 रुपये किया गया है। और उनको उनके मॉर्टल, उनकी बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने का काम भी वो करेगी, और इसका कोई भी खर्चा वो नहीं लेगी फ्रॉम द पीपल। या फिर ये फैसिलिटी अब है कि उनके मॉर्टल रिमेन्स को उनके घर तक बिना किसी पैसे के पहुँचाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत दोस्तों जो है वो इंडिया ने बीआरओ के अंदर, दैट इज़ बॉर्डर रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये किया गया है। अब आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। भारत के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो कि भारत के सहकारी मिनिस्टर भी हैं, कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले सालों में हर एक पंचायत के यहाँ एक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होगी। मतलब हर एक जगह पर एक PACS, जो कि सबसे
ग्रास रूट लेवल की कोऑपरेटिव बैंक होती है, हर एक पंचायत में एक इस लेवल का कोऑपरेटिव बैंक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले सालों में 3 लाख पीएसीएस को इंडिया में बनाया जाएगा। कुछ महीने पहले उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया में जितने भी आपके पीएसीएस हैं उन्हें कंप्यूटराइज किया जाएगा, और अब कहा है कि आने वाले सालों में 3 लाख इस साल 3 लाख पीएसीएस बनाए जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब हर एक पंचायत में पीएसीएस को रखा जाएगा। अब एक आपका सवाल आएगा कि सर पीएसीएस होता क्या है। देखिए, जब हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो एक ऐसा बैंक होता है जो म्यूचुअल असिस्टेंस पे आपसी सहयोग में काम करता है, जो खास तौर पे जो एग्रीकल्चर बेस्ड मुद्दे होते हैं उनमें बैंकिंग प्रोवाइड करता है, उन्हें फंड प्रोवाइड करता है, और साथ साथ और बैंकिंग प्रोवाइड करता है। कोऑपरेटिव बैंक आपके 2 तरह के होते हैं, एक अर्बन और एक आपके रूरल। हम अभी बात करेंगे रूरल की। रूरल में 2 टाइप के बैंक होते हैं, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म, जिसकी बात हम आज नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में खास तौर पे जो कस्टमर्स हैं ग्रामीण इलाकों के या उन इलाकों के जहाँ पर बैंकिंग नहीं पहुँची है और जहाँ पर कोऑपरेटिव मौजूद हैं, जहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो सूखे का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा हो बाढ़ का, चाहे मुद्दा वो अर्थक्वेक का हो, तूफान का हो, उन एरियाज़ में बैंकिंग जो होती है तो उनके लिए शॉर्ट टर्म होता है। अब शॉर्ट टर्म में आपके 3 टाइप बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे ऊपर होता है आपका स्टेट कोऑपरेटिव, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल पर वर्क करते हैं, जो स्टेट लेवल के इश्यूज जो हैं उनको टैकल करते हैं रूरल एरियाज़ के। फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, और तीसरा सबसे नीचे होता है दैट इज पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, जो कि ग्रास रूट लेवल पर जो है वो काम करते हैं। तो इंडिया में पीएसीएस कंप्यूटराइज किया जा रहा है, और साथ ही साथ 3 लाख पीएसीएस को इंडिया में बनाया जा रहा है, और हर एक पंचायत में एक पीएसीएस आपका वर्क करेगा। सवाल बनेगा पीएसीएस का फुल फॉर्म, पीएसीएस वर्क क्या करता है, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे सवाल यहाँ पर मैंने आपको आंसर कर दिए हैं। अब सवाल ये भी बना कि ये उन्होंने कहाँ बातचीत की। ये उन्होंने बातचीत की जब वो एक लेक्चर दे रहे थे, और जब वो एक लेक्चर दे रहे थे, इसका नाम था लक्ष्मण राव इनामदार मेमोरियल लेक्चर, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई यूनिवर्सिटी और शाहकार भारती ने। तो शाहकार भारती को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम ही है आपका लक्ष्मण राव इनामदार। लेकिन ये बेहद ही इंटरेस्टिंग ये पूरी कहानी है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि इनका नाम है लक्ष्मण राव माधव राव इनामदार, जिनका पैदाइश है 1917 में, डेथ हुई 85 में, और इन्हें वकील साहब के नाम से लोग कहते हैं। गुजरात में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसे बनाने में इनका बड़ा रोल है। लेकिन जिस बात के लिए ये अभी पॉपुलर हैं, या जिस बात के लिए ये क्लेम टू फेम नहीं कहूँगा मैं, जिस बात को लेकर इनको लोग याद करते हैं, ही इज़ द पर्सन जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को आरएसएस में इंक्लूड किया था। इनफैक्ट इन्हें नरेंद्र मोदी जी का जो है वो एक मेंटर कहा जाता है। तो आरएसएस में एक बाल स्वयंसेवक के तौर पर इन्होंने मोदी जी को ऐड किया था, और काफ़ी लंबे समय तक उनके राजनीतिक मेंटर के तौर पे भी इन्होंने काम किया। तो इनकी याद में लेक्चर हुआ था, जहाँ पर स्टेटमेंट अमित शाह जी ने वहाँ दिया है। कहाँ हुआ था ये? मुंबई में ये लेक्चर आपका हुआ था। अच्छा, अभी आते हैं, थोड़ा टिपिकल है लेकिन मैं समझाऊंगा आपको बड़े आराम से। The 6th edition, छठवां एडिशन ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA, पहली बात तो ये फुल फॉर्म पढ़िएगा। ये एक असेसमेंट है कि ऑनलाइन गवर्नेंस कैसे हो रहा है, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं कैसे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, और मंथली रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसे पेश किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने, और ये छठा एडिशन था, और इस रिपोर्ट का नाम है वे फॉरवर्ड मंथली रिपोर्ट फॉर स्टेट्स एंड ड्यूटीज, और इस रिपोर्ट को उन्होंने पेश किया है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया में 14,736 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसका मतलब है कि ओवरऑल जुलाई महीने से 6.2% सर्विसेज को बढ़ाया गया, करीब 869 सर्विसेज और इस पे ऐड की गई हैं। इसके अलावा 1505 सर्विसेज अवेलेबल हैं आउट ऑफ 2016 सर्विसेज, जिसका मतलब है कि करीब हमने 75% तक सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज आपकी प्रोवाइड होती हैं वो लोकल गवर्नेंस में होती हैं या यूटिलिटी सर्विसेज में होती हैं, जिनका नंबर है 5502। ये सब नंबर पढ़ना पड़ेगा आपको। और 61% मतलब 36 स्टेट यूटीज में से 22 स्टेट्स हैं जहां पर जितनी भी मैंडेटरी ई सर्विसेज हैं उनको खास तौर पे टूरिज्म सेक्टर में उनको जो है वो आपका प्रोवाइड किया गया है। अगर हम लीडर्स की बात करें तो लीडर्स में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, केरला, ओडिशा है, जहां पर 100% ई गवर्नेंस सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। अब ई गवर्नेंस क्या होता है?
ऑनलाइन पोर्टल होना जिससे आप टिकट्स बुक कर सकें, ऑनलाइन हेल्प ले सकें, ठीक है, पेमेंट्स कर सकें, समझ रहे हैं। ई गवर्नेंस, ऑनलाइन पोर्टल्स होना, जिस ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड करना जिसके लिए आपको ऑफलाइन जाना ना पड़े, तो उसमें 100% ई गवर्नेंस है जम्मू कश्मीर, केरला और उड़ीसा में। और जम्मू कश्मीर में उस इनिशिएटिव का नाम है आपका ई उन्नत, जिसमें करीब 1028 सर्विसेज हैं। केरला के सर्विस का नाम है आपका ई सेवनम, जिसमें 111 सर्विसेज हैं। और थर्ड नंबर पे आपका उड़ीसा है जिसका नाम है उड़ीसा वन, जिसमें 404 ई गवर्नेंस सर्विसेज आपका वो प्रोवाइड करता है। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं, उनके पोर्टल मैंने भी आपको यहाँ पर बता दिए। देखो यार, सवाल इससे बनेगा, इसलिए इसको याद कर लेना। टोटल कितनी सर्विसेज हैं, कितनी सर्विसेज मैंडेटरी आपकी अवेलेबल हैं, कितनी सर्विसेज आपकी हैं जो मैक्सिमम है, कितना पेनिट्रेशन है आपका, कितने स्टेट्स में है, और कौन से स्टेट टॉप पे हैं, और कौन से पोर्टल हैं इन स्टेट्स के जिनकी वजह से वो टॉप 3 में आते हैं, जम्मू कश्मीर, केरला और उड़ीसा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मैं कराऊंगा स्टेटमेंट टाइप कल के दिन, तो उसको देख लेना। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज। आप अच्छा सुनो ध्यान से, जब कहीं एक वर्ड आएगा नियो, इसका मतलब क्या होगा? इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बैंकिंग, जो कि पेपरलेस तो है ही, ब्रांचलेस है, जो कि अवेलेबल सिर्फ ऑनलाइन है। एनी बैंकिंग और एनी एस्टैब्लिशमेंट विच प्रोवाइड्स ओनली ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, उस बैंकिंग को हम कहते हैं नियो बैंकिंग। एग्जाम्पल के तौर पर कोटक महिंद्रा बैंक एक फिजिकल बैंक है, आप जाकर देख सकते हो, ब्रांच जा सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक का नियो बैंकिंग का नाम है कोटक 811। अगर आपको याद होगा तो रणवीर सिंह एक बहुत ही पॉपुलर ऐड करते थे, कोटक 811, या फिर नियो एक्स, ठीक है, ये एक ऐसा है, या फिर जुपिटर करके अकाउंट है, ये है। ये सारे आपके ऐसे बैंकिंग सर्विस है जो कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसे कंपनीज जिनका टर्नओवर आपका 5 करोड़ या फिर 0 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक है, ऐसी कंपनीज के लिए जिन्हें हमें लोकल टू ग्लोबल करना है ना, उनकी बैंकिंग को बेहतर करने के लिए एक नियो बैंकिंग कॉन्सेप्ट लाए हैं, जहां पर उन्हें तमाम तरह की ऑनलाइन बैंकिंग, ओनली ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और इसका नाम है आपका नियो फॉर बिजनेस, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म होगा जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं एमएसएमईज के, उनको कंप्लीटली ऑनलाइन करने में और ऑनलाइन उन्हें और बेटर करने में ये जो सर्विस है, ये जो आपका एक प्लेटफॉर्म है, वो हेल्प करेगा। क्लियर है आपको सबको? सवाल एक बनेगा बेटा, नियो बैंकिंग क्या होती है, याद रखिएगा। और नियो फॉर बिजनेस किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। फिर चलते हैं दोस्तों हम मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में। ये खबर तो आप सबको पता होगी, बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था जहाँ पर सचिन तेंदुलकर भी आए थे, सूर्य गावस्कर भी आए थे। पीएम मोदी जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है। ये स्टेडियम आपका डेवलप किया जाएगा गंजारी राजा तालाब एरिया में। इसका कॉस्ट है करीब 451 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, और ये 30 एकड़ के एरिया में इसे बनाया जाएगा और दिसंबर 2025 में ये बनकर आपका रेडी हो जाएगा। इसका जो काफ़ी डिज़ाइन है वो हिंदू भगवान, हमारे भगवान शिव जी के ऊपर है, चाहे वो फ्लडलाइट्स हों, चाहे वो अलग अलग वहाँ पर प्रतीक हों, वो शिव जी के बेस पर किए गए हैं, क्योंकि शिव की नगरी है आपकी वाराणसी या फिर काशी। एक बार इसका देख लेते हैं माइंड मैप। सबसे पहले खर्चा कितना होगा, टू बी वेरी एग्जैक्ट 451 करोड़ का। कितना स्पेंड होगा, क्या क्या डिवीजन है? 330 करोड़ स्पेंड करेगा बीसीआई और 121 करोड़ स्पेंड करेगा आपका द स्टेट गवर्नमेंट टू अक्वायर द लैंड। एरिया 30 एकड़ का होगा, दिसंबर 2025 में बनकर रेडी हो जाएगा। 26 से मैच शुरू हो जाएंगे आपके। ये यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। पहला कानपुर में है जहां पर ग्रीन पार्क है, दूसरा लखनऊ में इकाना स्टेडियम, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है। इसका जो रूफ कवर होगा वो क्रिसेंट शेप का होगा, मतलब ऐसे होगा, सॉरी माफ करना, मतलब ऐसे होगा। अब जिसे हम कहते हैं हिंदी में अर्धचंद्रकार या फिर हाफ क्रिसेंट, चंद्र का आधा रूप है वैसे होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसके काफी सारे पैटर्न हैं, उसमें बेल पत्र के तौर पे रिजेंबल होंगे इसके कई पैटर्न्स, और कई स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो डमरू के शेप में भी आपके होंगे। खास तौर पे इसकी जो फ्लड लाइट्स होंगी वो त्रिशूल के रूप में होंगी, और जो सीटिंग कैपेसिटी है, जो यहाँ लोग बैठेंगे, वो गंगा के जो घाट होते हैं ना, वहाँ पर घाट जैसे होते हैं, जो घाट पे सीटिंग पैटर्न है, उस बेस पर आपका बनेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, रिंग रोड के पास गंजारी गांव है, वहाँ पर एक एरिया है राजा तालाब, वहाँ पर स्टेडियम को आपका बनाया जा रहा है। क्लियर है सबको? ओके। दोस्तों, तमिलनाडु का एक उनका स्टेट एनिमल में से एक है जिसका नाम है नीलगिरी ताड़। अब नीलगिरी ताड़ जो है वो
अभी डेंजर में है, उसकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। तो उसकी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है। पिछले साल तमिलनाडु ने एक प्लान स्टार्ट किया जिसका नाम नीलगिरी ताड़ प्रोजेक्ट था, और अब उसने केरला के साथ टाइप किया ताकि वेस्टर्न घाट्स में जो ये आपका एक एनिमल पाया जाता है जिसका नाम है नीलगिरी ताड़, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। जो अभी संख्या है एज पर द 2015 स्टडी 3100 आपके जो नीलगिरी ताड़ हैं वो रहते हैं वेस्टर्न घाट्स में, और इस संख्या को हमें बढ़ाना है तमिलनाडु में और केरला में। तो तमिलनाडु केरला ने कोलैबोरेट किया है फॉर इम्प्रूविंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, दैट इज नीलगिरी ताड़, उसके लिए किया गया है। बहुत सारे सवाल बनेंगे, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल क्या है, तमिलनाडु केरला ने किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया है, उन सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ पर दोस्तों मिल गए होंगे। क्लियर है सबको? क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल और आएगा आपसे। एक एयरपोर्ट है आपका, इसका नाम है तेजू, ठीक है। सवाल ये आएगा कि अभी तेजू एयरपोर्ट के जो अलग अलग जो इसको अभी रिस्टैब्लिश किया गया है, तो सवाल यही बनेगा कि तेजू एयरपोर्ट जो आपका है वो कौन से स्टेट में आपका जो है वो बना है। तो तेजू एयरपोर्ट जो है आपका वो बना है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले उड़ान भवन को भी शुरू किया था दिल्ली में, उसका उद्घाटन किया था, उन्होंने ही तेजू एयरपोर्ट का अरुणाचल में जो है उद्घाटन आपका भी हाल ही में किया है। सवाल एक ही बनेगा कि तेजू एयरपोर्ट कौन से स्टेट में है, उसका आंसर रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों भी हाल ही में इंडियन नेवी ने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ कोलैबोरेशन किया है। इनके साथ मिलकर इंडियन नेवी रिसर्च करेगी, डेवलपमेंट करेगी, और एक एकेडमिक सहयोग है आपस में, ताकि रिसर्च डेवलपमेंट में ये काम कर सकें और डिफेंस सेक्टर की भी हेल्प कर सकें बाय दिस कोलैबोरेशन। तो इंडियन नेवी ने आईआईएससी बेंगलुरु के साथ अभी हाल ही में टाई अप किया है। फिर दोस्तों हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 24 सितंबर को नेशनल सर्विस स्कीम डे। एक ऐसी इनिशिएटिव है सरकार का जिसमें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर आती है, और 1969 से लगातार ये डे आपका होता है। बेसिकली इस दिन एक ऐसा ये स्कीम है जिसमें जो क्लास 11th के बच्चे हैं जो एनसीसी का पार्ट नहीं है, वो इसके अंदर आकर वॉलंटरी सर्विस कर सकते हैं देश के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स में। तो उस स्कीम को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 24 सितंबर को फ्रॉम 69 ये दिन जो है आपका उसे नेशनल सर्विस स्कीम के तौर पे मनाते हैं। कंडीशन यही है कि जो एनसीसी वाले हैं, जो नेशनल कैडेट कॉर वाले हैं, वो अलग होंगे, वो एनएसएस का पार्ट नहीं होंगे, और जो एनएसएस का पार्ट होंगे वो एनसीसी का पार्ट नहीं होंगे। ये अलग स्कीम है जहां पर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है उनका अलग अलग एवेन्यूज में, अलग अलग सरकारी योजनाओं में, सरकारी पहलों में, वेलफेयर में, उसके लिए योजना का जो दिन है, और इसीलिए हर साल इसे हम इस दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में सैटरडे को ऑब्जर्व किया गया इंडियन साइन लैंग्वेज डे। उसी दिन एक ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग कोर्स को भी स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स में एक डिक्शनरी जो है उसको, एक डिक्शनरी जिसमें करीब 10,000 इंडियन साइन लैंग्वेज टर्म्स हैं, उनको लॉन्च किया गया। इसके अलावा 260 ऐसे साइंस हैं फॉर फाइनेंशियल टर्म्स, उनको भी लॉन्च किया गया। ये जो आपका कोर्स है उसमें 10 मॉड्यूल्स हैं और 30 ऐसे टॉपिक्स हैं, और जिनको कवर करके बेसिक जो साइन लैंग्वेज की एक एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो ऑन द ईव ऑफ नेशनल साइन लैंग्वेज ऑन सैटरडे ये एक ऑनलाइन साइन लैंग्वेज कोर्स को शुरू किया गया है। और इंपॉर्टेंट बात है 260 साइंस फॉर फाइनेंशियल टर्म्स उनको भी लॉन्च किया गया है उसी दिन। तो ये सवाल भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं दोस्तों हमारे खेलों पर। एशियन गेम डे 1 की बात करते हैं तो इंडिया ने डे 1 में जीते हैं कुल मिलाकर 5 मेडल। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम जो है उसने हरा बांग्लादेश को और पहुंच गई फाइनल्स में। कम से कम 1 मेडल पक्का है, सिल्वर मेडल पक्का है हमारा। रमिता, मेहुली घोष और आशीष चौकसी ने जीता है सिल्वर मेडल विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में। अर्जुन लाल जाट और अरविंद ने जीता है सिल्वर मेडल इन द मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स। और रोइंग 8 मेंस टीम ने जीता है सिल्वर। बाबूलाल यादव और लेख राम ने जीता है मेंस पेयर ब्रॉन्ज में, उनको मिला है पेयर इवेंट में, उनको मिला है आपका ब्रॉन्ज मेडल, वो भी रोइंग का ही पार्ट है। फिर वुमेन्स का 10 मीटर एयर राइफल में इंडिया की रमिता ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और जैसे मैंने पहले बताया इंडिया की जो महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने हराया बांग्लादेश को, और अब फाइनल पहुंचकर कम से कम इंडिया को सिल्वर मेडल तो इस गेम्स में वुमेन्स क्रिकेट में तो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों पहली बार गौतम बुद्ध सर्किट जो है आपका नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पर मोटो जीपी कराई गई, इसका नाम रखा गया मोटो जीपी भारत। और इस पहली रेस को दोस्तों जीता है स्पेन के ऑर्गे मार्टिन ने।
सॉरी माफ करिए, मार्को बेजेची ने उन जीता है। और सेकेंड नंबर पे रहे आपके ऑर्गे मार्टिन, और थर्ड नंबर पे रहे फ्रांस के फैबियो करातरारो। जो जीता है जिस टीम ने, उस टीम का नाम है मूनी VR46 रेसिंग टीम, और उन्होंने रेस कंप्लीट की 36 मिनट्स 59 सेकेंड्स एंड 15 माइक्रो सेकेंड्स में। और इसी के साथ उन्होंने जो भारत मोटो जीपी, जो मोटो जीपी भारत ग्रांड प्री जो पहली बार हुई है मोटो जीपी में, उसको इन्होंने दोस्तों जो है आपका वो जीता है। एक संगठन है जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, उसका नाम है डीपा, फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन। इसके नए अध्यक्ष बने हैं MD CEO ऑफ समिट डिजिटल मिस्टर धनंजय जोशी, जिन्होंने रिप्लेस किया है आपके अखिल गुप्ता को, जो भारत एंटरप्राइज के चेयरपर्सन है, और अब 2011 से थे वो, और अब 2023 से मिस्टर धनंजय जोशी जो हैं वो डीपा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अब नए चेयरमैन के तौर पे आपका काम करेंगे। अवार्ड्स कुछ थे नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी न्यूज़ में है, जो कि भारत के जो नेशनल एंथम के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके ऊपर है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, अच्छा ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है आपके डॉक्टर चंचल खान ने, और बेसिकली एक कलेक्शन है ऑफ लेटर्स जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नीस इंदिरा देवी को भेजे थे जब वो कुटी भारी कुश्तिया एक जगह है वहाँ पर थे 1889 से 1895 तक। उसके जो 6 साल में जो उन्होंने भेजे लेटर्स, उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री आपकी जो है वो दी गई है, ठीक है। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के अंदर ये डॉक्यूमेंट्री प्रीमियर की गई है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर आपका चल रही है। इसके डायरेक्टर हैं आपके डॉक्टर चंचल खान। अच्छा, एक रिपोर्ट आया है दोस्तों कि, और ये रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, भारत के 75% ऐसे गांव हैं जहां जिनको ODF प्लस स्टेटस दे दिया गया है। ODF प्लस क्या होता है? ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच अब नहीं करते हैं लोग के पास वॉशरूम वहां पर आ चुके हैं। प्लस का मतलब होता है कि वहां पर गार्बेज और सूवेज ट्रीटमेंट, जो गार्बेज रिकवरी है, जो गार्बेज ट्रीटमेंट है, और जो सूवेज ट्रीटमेंट है, वो भी अब आपका हो गया है। तो ODF प्लस स्टेटस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, 75% ऐसे गांव हैं जिनमें ये हो चुका है। संख्या की बात करें तो 4.4 लाख ऐसे विलेजेस हैं, और 5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में इसके जरिए। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो सबसे ऊपर अंडमान निकोबार है, फिर दादरा नगर हवेली है, गोवा है, गुजरात है, हिमाचल है और जम्मू कश्मीर है। इस फेज का मेन मकसद है कि आने वाले साल में 2025 में हर एक स्टेट को, हर एक गांव को ODF प्लस बनाना, ताकि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस बनाना, ताकि ना सिर्फ वहां पर शौचालय हो बल्कि गार्बेज और सूवेज ट्रीटमेंट भी वहां पर आपका दोस्तों होता हो। आइए जरा एक बार देखते हैं इसका माइंड मैप। ये जो फेज है आपका फेज 1, अभी फेज 2 चल रहा है। फेज 1 आपका शुरू किया गया था आपका 2014 में, और उसका मकसद था हर गांव के अंदर ODF पाना 2019 में। उसका मेन एम था कि जो आपके शहर हैं, खासतौर पर जो गांव हैं, वहां पर सैनिटेशन को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर डेवलपमेंट करना। जो फेज 2 आपका है वो चल रहा है 2020-21 से, और वो अगले साल आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम फेज 2 की बात करें तो जो फेज 2 है उसके अंदर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फोकस है, और फीकल स्लज, जो हमारे एक्सक्रीटा होता है, जो कचरा होता है और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, कैसे उसको करें वो फोकस है। और गोवर्धन फोकस है, कैसे वेस्ट टू वेल्थ, जो वेस्ट निकलता है उसको हम कैसे कन्वर्ट करें इनटू समथिंग ऑफ इनटू एनर्जी, उसको लेकर है। जो बजट है आपका फेज 2 का वो है आपका 1,40,881 करोड़ का। तो इसके अंदर 75% ऐसे गांव हैं जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस अब आपके जो हैं वो हो चुके हैं। फिर दोस्तों न्यूयॉर्क में इप्सा के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मुलाकात की है, और उन्होंने ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं उस पर बात की है। तो यहाँ पर 2 कीवर्ड्स हैं, पहला व्हाट इज इप्सा एंड व्हाट इज ग्लोबल साउथ। और न्यूयॉर्क में क्यों किया है? बिकॉज न्यूयॉर्क में जो उनका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग है वो यहाँ पर आपकी चल रही है। अब अगर हम इप्सा की बात करें, इप्सा का फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये एक त्रिपक्षीय ट्राइलैटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, जहां पर ये लोग आपस में कोऑपरेशन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। इसकी शुरुआत हुई 6 जून 2003 में, और ये एक
एक्सरसाइज भी करते हैं मिलिट्री की, जिसका नाम है इप्समार, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, जो कि है आपका IBSAMAR, इंडियन ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज। अब आता है सवाल ग्लोबल साउथ क्या होता है। देखिए, ग्लोबल साउथ वो एरिया है जिसमें डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज आती हैं। प्राइमरी वो कंट्रीज आती हैं जो कि अफ्रीका में है, एशिया में है या लैटिन अमेरिका में है। इसका ऑपोजिट होता है आपका ग्लोबल नॉर्थ, ऐसे कंट्री जो कि रिचर नेशन है, जो कि आमतौर पे आपकी या तो यूरोप में है या फिर नॉर्थ अमेरिका में है। ये जो टर्म है आपका ग्लोबल साउथ का, इसको टर्म को इजाद किया था कार्ल ऑगलेस्बी ने 1969 में। जनरली पहले लोग कहते थे इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है, और थर्ड वर्ल्ड जो कॉन्सेप्ट था उसको दिया, उस टर्म को दिया था एल्फ्रेड सॉवी ने इन 52। लेकिन अब हम उन देशों को जिसमें हम भी आते हैं उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। अभी बहस ये चल रही है कि ग्लोबल साउथ को लीड कौन करेगा, कौन ऐसा देश है, चाहे वो इंडिया हो, ब्राजील हो, टू एन एक्सटेंट चाइना हो, कौन ऐसा देश है जो ग्लोबल साउथ को लीड करेगा, उसको लेकर बहस चल रही है। तो उस मुद्दे पर भी इप्सा की जो कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में बातचीत भी दोस्तों जो है वो की है। तो न्यूयॉर्क में हो रहा है, तो मैंने बता दिया आपको इप्सा क्या होता है और ग्लोबल साउथ क्या होता है और ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, ठीक है। और पहला नाम क्या था ग्लोबल साउथ का, थर्ड वर्ल्ड। ओके, बहुत ही बड़ा एक सिक्योरिटी मार्वल हमने दिखाया है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी तो एक वैली थी, एक रोड थी जहाँ, जो कि पाकिस्तानी जहाँ पर बमबारी करता था, वहाँ पर शेलिंग करता था, ठीक है। उसका नाम है काउबाल गली मशौक वैली। अब ये वैली टूरिस्ट के लिए ओपन है। बेसिकली ये जो एक एरिया है ये एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है जो कि गुरेज वैली से नॉर्थ कश्मीर पास होता है, और ये सिविलियंस के लिए बंद था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक समय पर पाकिस्तानी शेलिंग होती थी। लेकिन अब ये मुश्को वैली से कनेक्ट हुआ है जो कारगिल द्रास सेक्टर में है, और ये वही एरिया है जहाँ पर शेलिंग हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर टूरिस्ट को अलाउ किया गया है। ये जो वैली है, जैसे मैं पहले बताया, एक रोड कनेक्ट करती है इसको, जो कि 130 किलोमीटर की है, जो कि ओपन की गई है फॉर टूरिस्ट। और जो काउबाल गली है, जो हाईएस्ट पास एट टू हाइट ऑफ वो 4166.9 मीटर्स इन गोरेज, वो इनको कनेक्ट करता है। अब उसको ओपन किया गया है। तो जो आपका काउबाल गली मुश्को वैली है वो अब ओपन है फॉर टूरिस्ट, जो कि पहले एक फ्रीक्वेंट एक जगह थी जहां पर पाकिस्तान बमबारी करता था, लेकिन अब टूरिस्ट के लिए जगह को कश्मीर में ओपन कर दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों हमारे होमवर्क पे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर किया है एक बैन ऑन क्रूज शिप्स ऑपरेटिंग ऑन वाटर बॉडीज ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अवार्ड दिया गया है, अवार्ड हैज बीन अवार्डेड द ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। कौन सा स्टेट ने अनाउंस किया है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। किस कंट्री ने इन्फोर्स किया है यूरोपियन यूनियन बैन ऑन ऑल रशियन रजिस्टर्ड पैसेंजर कार्स एंटरिंग द कंट्री। और डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स डाका प्रोग्राम जो है वो कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है। ये सारे न्यूज़ में भी हैं, इनके जवाब दे दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं उस ग्रुप पे लगातार उनको अपडेट करता रहता हूं, तो इसको गूगल लेंस से, अगर आपके पास है फ़ोन पे, गूगल लेंस का यूज़ करके स्कैन कर लीजिए, या फिर कैमरा से भी इसको स्कैन करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कमिट किया है, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़, इन सब चीज़ों को हम उस ग्रुप में जो है वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम चैनल है आपका, और ये सोशल मीडिया मेरा एक ग्रुप है, एक प्रोफाइल है जहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे हम आज दिन में 12 बजे, जब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपको देखना है वो देख सकते हैं आज दिन में 12 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय एंड पीस आउट गाइस, बाय बाय।